अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जी, तो हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज ऐसे राइटिंग, और हम ऐसे राइटिंग को देख रहे थे जिसमें हमने ऐसे राइटिंग की कुछ मेजर टिप्स एंड ट्रिक्स देखी, कुछ उसके बारे में जो है इंट्रोडक्शन वगैरह देखा। अब उसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे, कि ऐसे को स्ट्रक्चर कैसे करने हैं, जिसमें हमने टॉपिक की बात की कि सबसे पहले जो है हम लोगों ने अपने ऐसे को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना टॉपिक चूज करना है। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक टॉपिक है तो आप उसके ऊपर सोचना शुरू कर देंगे। और उसके अलावा जो है जो टॉपिक है वो भी मे भी जनरल हो सकता है, एक ऐसे केस में जब आप उस टॉपिक को सब डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने टॉपिक को जो है, आपका अगर टॉपिक है स्पेन और आप उसको जो है वो डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करें, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ स्पेन, प्लेस टू विजिट इन स्पेन और लाइफ इन स्पेन, तो आपका ये एक जनरल टॉपिक है जिसको आपने सब डिवाइड कर दिया। इसके अलावा आपके पास अगर टॉपिक नहीं है तो आपको उन एरियाज के बारे में सोचना है जिन चीजों में आप बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने एक और इंटरेस्टिंग, अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं है तो आप जो है कोई जितने भी एरियाज जिसमें आप अच्छे हैं उनमें से कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं। उसके अलावा आप अपना टॉपिक बना सकते हैं जो कि बोरिंग ना हो, और ऐसा आपने टॉपिक चूज करना है जो बोरिंग ना हो बल्कि दूसरे लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो। फर्दरमोर हमने बात की थी कि आपने क्या करना है कि सेकंड पॉइंट में आपने दूसरे लोगों का जो है वो ऐसे रीडिंग करनी है। जब आपने अपना टॉपिक चूज कर लिया होगा, जब आपने अपनी चॉइस का टॉपिक ले लिया होगा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल सर्च करनी है। डिटेल सर्च करने के बाद आपने जो है वो दूसरे लोगों का ऐसे पढ़ना है, दूसरे लोगों के जो है ऐसे रीडिंग करनी है। ये चीज जो है वो आपकी हेल्प करेगी आपके अपने ऐसे राइटिंग स्टाइल को बिल्ड करने में और डेवलप करने में। उसके अलावा आप डिफरेंट इंट्रोडक्शन आइडियाज देख सकते हैं कि किस तरह राइटर ने जो है वो इंट्रोडक्टरी आइडियाज लिखे हुए हैं, किस तरह उसने सपोर्ट किया हुआ है अपने पॉइंट्स को एविडेंस के साथ। आप इस चीज को दूसरे राइटर्स की के एसेस पढ़ने के बाद देख सकते हैं। उसके बाद आप जब ऐसे देखते हैं तो आप देखते हैं आपको ऑब्जेक्टिव रहना होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों का ख्याल रखना होता है। थर्ड चीज जो हमने देखी थी दैट इज प्रिपेयर एन आउटलाइन और स्कीमा ऑफ योर आइडियाज। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपना एक इफेक्टिव ऐसे बनाने के लिए आप उसके अंदर अपने थॉट्स भी डालेंगे। सबसे इजीएस्ट वे है कि आप जो है आपके हेड में जो भी चीज, आपके माइंड में जो भी चीज, आप उसको सारे का सारा पेपर के ऊपर डाल दें। यानी जितनी नॉलेज भी आपके टॉपिक के बारे में आपके पास है उस सारे को आप पेपर के ऊपर लिख दें। उसके अलावा आप रेफर करते हैं टाइटल जो है आपका अपने टॉपिक का, उसको, और मिडिल जो है वो उस मिडिल पेज को, और उसके बाद उसके अंदर आप अपने पॉजिटिव आइडियाज लिखते हैं राइट साइड पर और नेगेटिव आइडियाज लिखते हैं लेफ्ट साइड पर। उसके अलावा आप इजीली देख सकते हैं टॉपिक और अपने थॉट्स के दरमियान में कनेक्शन थ्रू दिस थिंग कि आप पॉजिटिव आइडियाज एक साइड पे लिख रहे हैं और नेगेटिव आइडियाज दूसरी साइड पे। अब हम बात करेंगे फोर्थ वन की, write your thesis and statement. Thesis statement expresses the main ideas of your essay. So you should be careful when you choose the thesis statement sentences. Your sentences should draw the reader's attention. For you find a strong thesis statement, you can look your schema. What are the main ideas? जी, जब हम थीसिस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्रेस करता है मेन आइडिया। आपके ऐसे का जो मेन आइडिया होगा उसको थीसिस स्टेटमेंट एक्सप्रेस करेगा। सो आपको जो है वो और ज्यादा केयरफुल हो जाना है और आपको थीसिस स्टेटमेंट चूज करने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अब थीसिस स्टेटमेंट सेंटेंस को इस्तेमाल करते वक्त। यानी आप कैसे थीसिस स्टेटमेंट सेंटेंस चूज करते हैं, ये क्योंकि आपका जो थीसिस स्टेटमेंट सेंटेंसेस है वो एक्सप्रेस करते हैं मेन आइडियाज को, और जब आप वो रॉन्ग चूज कर लेंगे तो वो जो है वो एरर देगा या इशू क्रिएट करेगा। तो आपने क्या करना है, बहुत केयरफुली जो है थीसिस स्टेटमेंट सेंटेंसेस को चूज करना है। आपका सेंटेंसेस जो है वो रीडर्स की इंटेंशन जो है वो सीख करेगा। यानी आपका थीसिस स्टेटमेंट सेंटेंस जो है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि रीडर जो है वो फौरी तौर पर आपके ऐसे की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। जब आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट फाइंड कर लेते हैं तो आपको उसके स्कीमा के ऊपर देखना होता है, यानी मेन आइडिया के ऊपर देखना होता है। थीसिस स्टेटमेंट इज अबाउट टू थिंग्स, योर टॉपिक एंड द पॉइंट ऑफ योर essay. For example, if you were writing about smoking and the bad effect of smoking, and suitable thesis statement would be, there are many bad effects of smoking related to health, social and psychological level, which can harm the life of a person in great detail. जी,
थीसिस स्टेटमेंट जो है वो दो चीजों के बारे में होता है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो आपका टॉपिक होता है, और दूसरी चीज होती है वो आपके ऐसे का पॉइंट होता है, यानी आपका पॉइंट क्या है आपके ऐसे से रिलेटेड। अगर उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी है कि अगर आप लिख रहे हैं स्मोकिंग के बारे में या स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स के बारे में, तो आपका एक सूटेबल थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ये होगी कि बहुत से बैड इफेक्ट्स होते हैं स्मोकिंग के, जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, हमारे सोशल और साइकोलॉजिकल लेवल से रिलेटेड होते हैं, जो कि एक पर्सन की जिंदगी को बहुत ही बड़ी तादाद में या बहुत ही ज्यादा जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो आप जो इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो है एक रीडर फौरी तौर पर अट्रैक्ट हो जाता है कि किस तरह जो है वो ये एक पर्सन की लाइफ को हार्मफुल करता है, किस तरह हार्मफुल बनाता है, किस तरह जो है ये हेल्थ के ऊपर इशू क्रिएट करता है, सोशली इशू क्रिएट करता है, साइकोलॉजिकली लेवल के ऊपर इशू क्रिएट करता है। तो आपका थीसिस स्टेटमेंट सेंटेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो रीडर है वो फौरन से अट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, जी 3 चीजें आपने मेन तौर पर देखनी है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है। आपने करना है द इंट्रोडक्शन इन एन एसे इज लाइक अ रोड मैप दैट शोज द रीडर्स द डायरेक्शन ऑफ द मेन आइडियाज एंड इट प्रोवाइड्स द रीडर्स द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक, सो इट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर्स। जी सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन जो है एक रोड मैप की तरह है। एक रोड मैप की तरह इसलिए है क्योंकि ये रीडर को जो है मेन आइडिया की तरफ डायरेक्शन दिखाता है, और जो इंट्रोडक्शन है ये प्रोवाइड करता है रीडर को एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक को वो पढ़ने जा रहा है। सो जो इंट्रोडक्शन है या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इट शुड बी इंटरेस्टिंग। इसको इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि रीडर जो है इसको पढ़ने के फौरन बाद आगे जो है वो मेन आइडियाज की तरफ चला जाए। इट कंटेन्स द थीसिस स्टेटमेंट एंड 2 or more main ideas which will be explained in the body of your essay। इसके अंदर जो है वो थीसिस स्टेटमेंट मौजूद होती है, 2 या 2 से ज्यादा मेन आइडियाज मौजूद होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे ऐसे की बॉडी के अंदर आगे क्या लिखा होगा, या जो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे बॉडी में जो है वो किस चीज को आगे डील किया जा रहा है। इसके अलावा राइट द बॉडी, आपने बॉडी लिखनी है और उसमें क्या करना है, द बॉडी पार्ट कंटेन्स sentences that support the introduction. It lies between the introduction and conclusion and it have topic sentence, support details and concluding sentences। जब आप बॉडी लिखते हैं तो बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है सेंटेंस, बॉडी पार्ट्स जो है वो कंटेन करते हैं उन सेंटेंसेस को जो सपोर्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन को, यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमने जो थीसिस स्टेटमेंट लिखी या मेन आइडियाज दिए, तो जो बॉडी पार्ट है वो सपोर्ट करेगा हमारे इंट्रोडक्शन को। सो इट लाइज बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के दरमियान में मौजूद होता है। इट हैव टॉपिक सेंटेंस, इसके अंदर एक टॉपिक सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग डिटेल होती है और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं। Furthermore, to write a body part, you can begin by writing one of your main ideas as the introductory sentences, and then you should write each of your supporting ideas. You can use transitions in this part, such as first, second, third, finally, moreover, previously, for instance, in addition, thus, consequently, as a result। आप क्या करेंगे कि जब आपने बॉडी पार्ट लिखना है तो आपने अपने मेन आइडिया में से किसी एक को लेकर उससे स्टार्ट करना है इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस से, और उसके बाद आपने हर सपोर्टिंग आइडियाज को जो है वो लिखते जाना है। इसके अलावा आप ट्रांजिशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस पार्ट बॉडी पार्ट के अंदर आप डिफरेंट ट्रांजिशंस कर सकते हैं, यानी फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फाइनली और मोर ओवर, या प्रीवियसली जो है उससे रिलेटेड, इस तरह जो है आपने इसमें लिख लेना है। उसके बाद आपने लिखना है राइट द कंक्लूजन, योर ऐसे इज ऑलमोस्ट डन। अब आपका ऐसे जो है वो ऑलमोस्ट एंडिंग पॉइंट पर है। यू हैव रिटन अबाउट मेन आइडियाज एंड हैव सपोर्टेड योर सेंटेंसेस विच इज मिक्स्ड विद योर रिसर्च एंड योर आइडियाज। इट्स द टर्न टू राइट द फिनिश ऑफ योर ऐसे। आपका जो ऐसे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब आपका क्या है कि आपने लिखना है उस चीज के बारे में जो आपका मेन आइडिया है, और आपने अपने वो जो आपने सपोर्ट करना है उन सेंटेंसेस को जो कि मिक्स हो गए हैं आपकी रिसर्च में और आपके आइडियाज में। इसके अलावा जो टर्न है ये एक ऐसी टर्न है जिसमें आप फिनिश करते हैं अपने ऐसे को।
The part of conclusion part takes of summarizing your topic. So your conclusion part begins specific and moves to the general. If you are difficulty in writing this part, you can use your introductory paragraph as a guide, because a conclusion is the opposite of the introduction. Also, your conclusion part should include a brief summary of the main ideas, but shouldn't repeat things that were in the paper. ओके अब जो कंक्लूजन पार्ट है, इसके अंदर आप क्या करेंगे कि आप अपने टॉपिक को समराइज करेंगे। आप कंक्लूजन पार्ट के अंदर एक स्पेसिफिक से स्टार्ट करेंगे और जनरल की तरफ जाएंगे। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है इस पार्ट को लिखने के लिए, तो आपको जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को इस्तेमाल करना है एक गाइड के तौर पर, क्योंकि कंक्लूजन जो है वो अपोजिट होता है इंट्रोडक्शन से। उसके अलावा जो है आपने कंक्लूजन पार्ट के अंदर जो है एक ब्रीफ समरी लिखनी होती है अपने मेन आइडियाज की, लेकिन रिपीट नहीं करना आपने इस लेवल पर। लाइक ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ नहीं है, ना ही ये बॉडी है, ये कंक्लूजन पैराग्राफ है, इसलिए आपने चीजों को यहाँ पर रिपीट नहीं करना जो ऑलरेडी पेपर में डिस्कस कर दी गई है। आपने सिर्फ उनका एक रिजल्ट देना है, आपने उसका सिर्फ एक कंक्लूजन देना है। नाउ रीडर हैव अ रिजल्ट बाय रीडिंग एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट दैट सम अप ऑल द मेन पॉइंट्स नाइसली। अब क्या है, अब रीडर जो है वो आपके कंक्लूजन की तरफ जब आएगा तो उसके अंदर उसको सारी की सारी रीडिंग का एक रिजल्ट मिल जाएगा जो कंक्लूजन स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होगा और सारे मेन पॉइंट को उसने सम अप कर लिया होगा। Furthermore, revise your essay and don't be afraid to get help. अब आपने क्या करना है कि जब आपने कंक्लूजन लिख लेना है, जब आपका टॉपिक एंड हो जाएगा, जब आपने अपना ऐसे जो है वो एंडिंग पॉइंट पर चला जाएगा, तो आपने दोबारा से अपने ऐसे को रिवाइज करना है। और आप अगर किसी दूसरे की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप जरूर लीजिए। अगर आप किसी दूसरे को पढ़वाना चाहें, अगर आप किसी दूसरे को जो है वो चेक करवाना चाहें, तो आप जरूर करवाएं। इस चीज में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी दूसरे की हेल्प लेते हैं रिवाइज करने में, आपके ऐसे को रिवाइज करने में, तो कुछ मिस्टेक्स जो आप खुद देख लेते हैं, लेकिन कुछ जो है वो आपकी नजर से ओझल हो जाती हैं जो कोई दूसरा देखता है। Yet it is finished, but you should revise it for your mistake and should make sure that your paragraph have the correct order. You should read the text from the beginning and correct your sentences that include grammar mistakes and incoherency. अच्छा, अब आप क्या करें कि आपने अपने ऐसे को फिनिश कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने रिव्यू करना है और अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है। आपने इस चीज को श्योर कर लेना है कि जो पैराग्राफ है वो करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए, वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए। विदाउट सीक्वेंस जो है वो पैराग्राफ इंटरेस्टिंग नहीं होता और इफेक्टिव भी नहीं होता। और अगर आप सीक्वेंस वाइज या ऑर्डर वाइज अपने पैराग्राफ्स को नहीं लिखते तो आपका जो पैराग्राफ है वो ओल्ड हो जाता है। यू शुड रीड द टेक्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको जो है पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है स्टार्ट से पढ़ना है और उसके अंदर आपने अपने सेंटेंसेस को करेक्ट कर देना है जिसमें आपकी ग्रामर मिस्टेक्स आ जाती हैं और कोहेरेंसी आ जाती है। आपने इन दोनों चीजों को जो है वो बहुत ध्यान से देख लेना है। सो डोंट बी अफ्रेड टू गेट हेल्प पीपल, यू नो your mistake teach you a new thing. If you have difficulty in correcting your mistakes, you can receive help from your teacher, friends and another person you want. Okay. अगर आप किसी दूसरे की हेल्प लेना चाहते हैं कि वो आपके ऐसे को पढ़े और वो जो है वो इसको रीड आउट करे, तो इस चीज में आपने जो है वो हेजिटेशन फील नहीं करनी। आपकी जो मिस्टेक है वो आपको नई चीजें सिखाती है। हो सकता है कि कोई ऐसी गलती आपने कर दी हो जो आपके टॉपिक में आपको नई चीजों की तरफ ले जाए, जो इसको आप रिव्यू के अंदर ठीक कर लें। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है अपनी मिस्टेक्स को खुद करेक्ट करने में, तो आप जो है वो दूसरे लोगों की हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, या कोई दूसरा पर्सन, कोई स्कॉलर या कोई भी अदर पर्सन जो कि आप चाहते हैं कि वो आपका ऐसे पढ़े और आप मिस्टेक ठीक करें। फाइनली रीराइट रिलायबली योर ऐसे। फाइनली आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके आप उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो ग्रामर मिस्टेक्स हो या कोहेरेंसी मिस्टेक्स हो या फिर वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। आप उनको ठीक करने के बाद रीराइट करते हैं और आपका ऐसे जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी, तो ये जो है आपका ऐसे राइटिंग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जो इससे पहले मुझे जो असाइनमेंट देनी है वो एक ऐसे होगा जिसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस करना है और इन सारी टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर जो है वो ध्यान देना है। जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यानी जिस सीक्वेंस के साथ मैंने आप लोगों को ये ऐसे राइटिंग करवाई है, जिसके अंदर आपका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए, उसके अलावा आपकी जो है वो हेडिंग होनी चाहिए, उसके अलावा आप लोगों की बॉडी होनी चाहिए। बॉडी के बाद जो है वो आपने क्या करना है, एक कंक्लूजन
लिख लेना है। कंक्लूजन लिखने के बाद आपने वही सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को इस पूरे के पूरे लेक्चर में पढ़ाई है वो सारी आपके उस ऐसे के अंदर जरूर होनी चाहिए। तो आप लोगों ने ऐसे लिखना है जिसकी का जो टॉपिक है 2 से 3 टॉपिक जो है वो मैं आपको असाइन कर देती हूँ आपके ग्रुप्स के अंदर, आप लोग उनको देख लीजिए और आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे वो ऐसे उनमें से कोई भी एक ऐसे 3 टॉपिक मैं आपको असाइन करूंगी, उन तीनों में से कोई एक टॉपिक जो है वो आपने चूज कर लेना है, कोई सा भी एक जो आप चूज करना चाहते हैं और उसके ऊपर आपने मुझे ऐसे सबमिट करवा देना है। जी ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।